बीते दिनों राजधानी देहरादून में हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर अब कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ जहां भाजपा के नेता हरीश रावत की पहाड़ी उत्पादों वाली पार्टीज पर चुटकी ले रहे थे, तो वहीं उनके बड़े नेताओं की जुबान पर आज वही उत्पादों के नाम है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि हरीश रावत नकारात्मक राजनीति नहीं करते, वो अपने प्रदेश की जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो यहाँ के उत्पादों की बात करते हैं। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। हरीश रावत जी नकारात्मक राजनीति नहीं करते। हरीश रावत जी गाली गलौज की राजनीति नहीं करते, वो आरोपों की राजनीति नहीं करते, वो सकारात्मक राजनीति करते हैं। वो अपने प्रदेश की जमीन से जुड़े हुए, जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो यहाँ के कृषकों की, यहाँ के उत्पादकों की बात करते हैं। वो यहाँ की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने की बात करते हैं। तो आप उनकी कोई भी पार्टी देख लीजिए, वो पार्टी केवल पीआर मैनेजमेंट इवेंट नहीं होता, वो पार्टी केवल वोट बैंक की उगाही नहीं होती। उस पार्टी का एक बड़ा संदेश होता है, चाहे वो आम पार्टी हो, भुट्टा पार्टी हो, माल्टा पार्टी हो या काफल पार्टी हो, उसका एक संदेश होता है। लेकिन जिनके बस का कुछ नहीं है करना, वो लगातार आरोप लगाते हैं। उत्तराखंड भाजपा के नेताओं के तो पेट में मरोड़ और दस्त लग गए। एक हफ्ते तक उन्होंने यहाँ जो देहरादून में उन्होंने काफल पार्टी दी थी, उस पर आरोप पर की झड़ी लगा दी उत्तराखंड भाजपा के नेताओं ने। जैसे हरीश रावत ने काफल खिलाकर लोगों को बहुत बड़ा पाप कर दिया। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराने जा रही है, जहां पहले फेज की शुरुआत 4 पहाड़ी राज्यों से होगी, जिसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस नोट के अनुसार जातीय जनगणना का पहला फेज 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना न्याय पथ प्रस्ताव पारित किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जातीय जनगणना का था। तो देखिए, जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा ही कहना है सूर्यकांत का। उत्तराखंड समेत 4 राज्यों से अब जातीय जनगणना शुरू होगी। 2026 से जातीय जनगणना का पहला फेज जो है शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2026 से, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस मुखर तौर पर आवाज उठाती रही है। और अब जो है जातीय जनगणना की बात कही जा रही, 1 अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना का पहला फेज शुरू होगा। देखिए, जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस ने अपने अहमदाबाद राष्ट्रीय अधिवेशन में जो न्याय पथ एक अपना प्रस्ताव पारित किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो जातीय जनगणना का था। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि अगर केंद्र की सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाएगी, पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन करेगी। हमें खुशी है, सरकार कांग्रेस की मांग के आगे झुकी और अंतोगत्वा जातीय जनगणना का फैसला हुआ। जातीय जनगणना अब शुरू हो रही है पूरे देश में, और जो जिन 4 राज्यों में शुरुआत होगी उसमें उत्तराखंड भी पहला राज्य है। मैं समझता हूं कि जातीय जनगणना होने से पूरे देश के अंदर जो अलग अलग पूरे जातीय समूह हैं, उनमें जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, अलग अलग रूप से जो पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाया इतने लंबे समय तक, जब जातीय जनगणना हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उनको हर तरह का न्याय। खबर पंचायत चुनाव को लेकर है, जहां सरकार प्रदेश में जल्द ही 12 जनपदों में पंचायत चुनाव कराने जा रही है। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने उस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में एक उप समिति का गठन किया है। ये उप समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे ही उप समिति की रिपोर्ट आएगी, उसको मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा और ओबीसी की सिफारिशों को लागू कर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। सरकार को उप समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट भी
सौंप देगी। पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार है। इसको लेकर कमेटी भी गठित की गई है। प्रदेश में जल्द ही 12 जनपदों में पंचायत चुनाव होंगे। रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही रिपोर्ट जो है सौंपी जाएगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हों, इसको लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक एकल ओबीसी आयोग बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई है और उसके अध्ययन के लिए सरकार के द्वारा एक मंत्री परिषद की एक उप समिति बनाई गई थी और उसका अध्ययन मंत्रिपरिषद की उप समिति के द्वारा किया गया है और आज उसकी मुझे लगता है बैठक भी उसकी चल रही है और जल्द ही एक कैबिनेट में उप समिति का जो अध्ययन रिपोर्ट होगी वो मंत्रिमंडल के बैठक में रखी जाएगी और जल्द ही ओबीसी आयोग की जो सिफारिशें होंगी उसको प्रदेश में लागू किया जाएगा और जल्द ही प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में लोग जल संस्थान के अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जल संस्थान के अधिकारी इसकी सुध तक नहीं ले रहे हैं। बस्ती में जमा हुए लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के भीतर व्यवस्था नहीं सुधरी तो जल संस्थान के अधिकारियों को जूते की माला पहनाई जाएगी और अधिशासी अभियंता के ऑफिस पर धरना भी शुरू किया जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि उनके घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है और लंबे समय से पानी की आपूर्ति भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। और उसके बाद ये इन्होंने आज लगभग 1 महीने से यहाँ पे कीड़े आ रहे हैं पाइपलाइन के अंदर, तो पाइपलाइन में कीड़े आ रहे हैं तो हमने इसकी कंप्लेंट करी थी। उन्होंने काफ़ी लंबे बाद यहाँ पर नए कनेक्शन जोड़े, वो पाइपलाइन फटी हुई है, लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है, वो देसी जुगाड़ करके उन्होंने उसको रबड़ बांध दी है, उससे पानी निरंतर जो है बर्बाद हो रहा है। जहाँ हमारे देश में पानी की इतनी कमी है वहाँ पानी बर्बाद हो रहा है। ये पार्षद साहब टैंकर भिजवाते हैं अपना, उसी टैंकर से एक दिन भिजवाया तो 2 दिन काम चला लेते हैं या अगल बगल से मांग लेते हैं, वही चल रहा है। छोटा सा इनको डेमो दिया था कि जनता का ये आक्रोश देख लो, अगर ये नहीं माने तो ये हमारा कंफर्म है कि हम एक्शन के ऑफिस के आगे उनके गले में जूतों का हार लेकर के वहाँ। यहाँ इतनी बुरी स्थिति है, ये रविदास बस्ती की दूसरी गली है जिसमें पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया कीड़े आ रहे थे, तो यहाँ की संबंधित जेई और एक्शन को शिकायत करी गई। उसके बाद उन्होंने भेजे 2-4 कनेक्शन शिफ्ट किए, 1 लाइन बंद की और दूसरी लाइन की हालत है कि नाले में टूटी हुई है जिससे लोग पूरे बस्ती के लोग पानी पी रहे हैं। जब ज़्यादा प्रेशर दिया तो जुगाड़ के नाम पे ट्यूब लपेट के चले गए। अब बताइए आप, ट्यूब से कोई गंदा पानी रुकता है? अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, लगता है इनका इलाज जो है जूते चप्पल की माला और काला मुँह करके मुझे ही करना पड़ेगा। इनका समय दे रहा हूँ आपके माध्यम से यही एक्शन को, नहीं तो 2 बसें भर के सीधा में दफ्तर बैठने का काम हम लोग करेंगे और उनके मुंह पे कालस पोतने का हम लोग करेंगे। यहाँ तो पानी आ ही नहीं रहा, प्रॉब्लम तो यही है पानी की, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पानी नहीं आ रहा। तो पहले पानी में कीड़े आ रहे थे, बहुत पुरानी लाइन बंद कर दी। किस समय आता था पानी? पहले भी सुबह शाम ही आता था पानी, अभी थोड़ा बहुत आता है। बिल्कुल नहीं आ रहा। अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जो आ रहा वो गंदा आ रहा, वो भी गंदा आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा, खाने पीने का थोड़ा। हरिद्वार के सिडकुल में अवैध दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। ड्रग डिपार्टमेंट और एनसीबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में सिडकुल क्षेत्र के एक घर में चल रहे काले कारोबार का पर्दाफाश किया गया। छापेमारी करने पहुंची टीम को मौके से दवाओं के रैपर, रॉ मटेरियल और कुछ उपकरण मिले। इस दौरान टीम ने सुनील वर्मा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि मकान में लंबे समय से फूड लाइसेंस की आड़ में नकली दवाइयां बनाने का कारोबार चल रहा था। तो दवाओं के रैपर, रॉ मटेरियल और कुछ उपकरण मिले हैं। यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई और इस दौरान जो है नकली दवाई बनाने के काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। सिडकुल में अवैध दवा फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। ड्रग डिपार्टमेंट और एनसीबी की टीम ने मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई की और छापेमारी में भारी मात्रा में दवाओं के रैपर, रॉ मटेरियल और कुछ उपकरण जो हैं इस टीम को कार्रवाई के दौरान बरामद हुए हैं। तो सिडकुल में अवैध दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। के द्वारा एक खंडहर सा एक मकान है सिडकुल में, वहाँ पे जो है एक रूम है, उसके अंदर मशीनें लगा करके कुछ दवाइयां बनाई जा रही थी। इससे पहले उसका एक नॉन लाइसेंस था, जो है सिलिनमो यहाँ पर लाइसेंसी फर्म है, उसके यहाँ पे
इसका जो है नॉन लाइसेंस था, और उसी के यहाँ की जो दवाइयाँ वहां पर बनती थी वो दवाइयाँ उसके द्वारा बनाई जा रही थी। मेरे द्वारा जब मौके पर उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि ये दवाइयाँ जो है हमारी नहीं है, और ये खुद जो है हमारा जो ब्रांड है उसको जो है हमारी दवा की कंपनी को जो है ये बना रहा है। उसके अतिरिक्त उसके द्वारा वेस्टोकेम एक कंपनी है, उसकी भी बनाई जा रही थी। तो हमारे द्वारा जो है सीडीएसओ की टीम और जो है एनसीबी दिल्ली की टीम के द्वारा ये देर रात यहाँ पर कार्य किया गया। और चूंकि जो है जो मुलजिम था वो एनसीबी का पूर्व से चले आ रहे केस का मुलजिम था, उनके द्वारा जो है उसे अरेस्ट करके दिल्ली ले जाया गया, और हमारे द्वारा जो है उसके मौके से बहुत सारे सैंपल। लैंड यूज चेंज कर हरिद्वार में हुए करोड़ों के नगर निगम जमीन घोटाले के बाद प्रशासन अब सख्त है। हरिद्वार के नए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चार्ज संभालने के बाद एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों को लैंड यूज चेंज और भूमि हस्तांतरण जैसे मामलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। डीएम के सख्त निर्देश हैं कि ऐसे हर मामले में स्थलीय निरीक्षण के बिना रिपोर्ट ना लगाई जाए और सभी मानकों के पूरा होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसे मामलों में कोई लापरवाही या गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्व अधिकारियों को, सभी उप जिलाधिकारियों को, तहसीलदारों को प्रॉपर जांच करके अपने जो भी वो कार्य कर रहे हैं उस पर डायरेक्शन दिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से जो भी विधिक प्रक्रिया होती है किसी भी कार्य को करने की, उसका अनुपालन करें, और साथ ही अगर उसमें भी कार्य करते समय या कार्य करने के बाद कोई भी जहाँ शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। राजस्व अधिकारियों वहीं प्रदेश में स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी 2025 को लागू कर दिया गया है। इस पॉलिसी को लागू करने को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस नीति में तमाम प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत सड़क किनारे रहने वाले बच्चे या फिर सड़कों के किनारे भीख मांगने वाले बच्चों को एक बेहतर जिंदगी मुहैया कराना है। आपको बता दें कि इस पॉलिसी को किशोर न्याय बोर्ड से भी कवर किया जाएगा। इसके साथ ही इन बच्चों को बाल सुधार गृह में रखने के साथ ही शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा ताकि इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। तो देखिए, चिल्ड्रन स्टेट पॉलिसी जो है, स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को लागू किया गया है और इसी के साथ जो बच्चे हैं जिनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में नजर आता था, उन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया जाएगा। पॉलिसी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। माननीय जो मंत्रिमंडल के अनुमोदन के उपरांत उत्तराखंड राज्य में सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति 2025 जारी की गई है। यह नीति अभी जून के अभी प्रथम सप्ताह में जारी की है। ये बेसिकली इस नीति में जो जोखिम वाले बच्चे हैं, जोखिम श्रेणी के बच्चे, कमजोर श्रेणी के बच्चे हैं, उनकी पहचान करना और कैसे पहचान की जाएगी और उसके बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट इस पर काम करेंगे, उसके बारे में ये नीति फोकस करती है। जैसे जोखिम श्रेणी के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो कौन से बच्चे जोखिम श्रेणी में आएंगे? जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, आंगनवाड़ी से बाहर हैं, पारिवारिक स्थिति उनकी इस तरह की है, प्रत्यक्ष बच्चा है, तलाकशुदा विधवा महिला है, उसके बच्चे हैं, विकलांग बच्चे, परिवार में विकलांगता, खराब स्थितियों के कारण बच्चों की असुरक्षित स्थिति बनी रहती है। इस तरह की स्थितियों में और ऐसे परिवार में दुर्व्यवहार से ग्रस्त जो बच्चे हैं, जो नाखुश हैं, घर छोड़ के बाहर निकल आते हैं, इस तरह के बच्चों को जो जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति के अभाव में जो बच्चे तस्करी में संलिप्त हो जाते हैं कुछ कारणों से। चलिए बढ़ेंगे आगे। पहाड़गंज क्षेत्र में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर इन दिनों रुद्रपुर का राजनीतिक और सामाजिक माहौल खासा गरमाया हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले ही क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा ने अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर लैंड जिहाद का आरोप लगाते हुए इसे जल्द ही ध्वस्त करने की बात कही थी, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी कर निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया। लेकिन आदेश को दरकिनार करते हुए निर्माण कार्य लगातार चलता रहा, जिस पर विधायक शिव अरोरा ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भीम आर्मी से जुड़े हुए कार्यकर्ता सत्येंद्र कुमार ने फेसबुक लाइव आकर विधायक के बयान पर
नाराजगी जताई। उन्होंने इसे एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने की साजिश करार बताया। तो वहीं माहौल की स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल की भी तैनाती बढ़ा दी गई है। कल की जो वीडियो है वो वीडियो ये थी कि शिव अरोड़ा विधायक हैं, रुद्रपुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। कई बार मैंने मुसलमानों के खिलाफ इनके बयान सुने, मेरे पास आए भी, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे सुधर जाएंगे, आगे इस प्रकार से बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन कल की जो इनके बयानबाजी है स्वयं के सोशल मीडिया के अपने फेसबुक पेज पर इन्होंने डाला हुआ है और तमाम न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है, वो देख करके मन बहुत दुखद है, बहुत दुख पहुंचा मन को। क्योंकि हम मुसलमान नहीं हैं तो क्या है, मुसलमानों के प्रति प्यार मोहब्बत तो दिल में है, हम मुसलमान नहीं हैं। बड़ा शर्मनाक है जो कभी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, लेकिन रुद्रपुर की जनता ने जब उन्हें नकार दिया तो अब वो उन कठमुल्लों और सांप्रदायिक तत्वों के तलवे चाटते नजर आते हैं, अल्लाह अकबर करते नजर आते हैं और वो हमारी छवि खराब करने के लिए अपने छुड़भुइये नेताओं को आगे करते हैं। अभी पिछले दिनों एक प्रकरण आया पहाड़गंज में एक अवैध मस्जिद के निर्माण का। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, संज्ञान में आते ही प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया और प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत नोटिस जारी करके उस निर्माण को रुकवाने की कार्रवाई आरंभ की। लेकिन वो सांप्रदायिक तत्व, उनके हौसले इतने बुलंद थे कि फिर भी लुके छुपके देर रात अवैध रूप से उस मस्जिद का निर्माण कर। रुद्रपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, जहां एक युवती को नशीली आइसक्रीम खिलाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया गया और फिर लगातार 4 महीने तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का आरोप है कि पहाड़गंज निवासी राशिद ने पहले उसका शारीरिक शोषण किया, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किच्छा, हल्द्वानी और दिनेशपुर ले जाकर अन्य लोगों से भी उसके साथ दुष्कर्म करवाया। तो वहीं पीड़िता का जबरन गर्भपात भी कराया गया। आरोपी ने युवती से फर्जी कोर्ट मैरिज और निकाह का नाटक किया और बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। अब इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुलसबा है, मैं इस टाइम पहाड़गंज से आई हूँ। मैं पहाड़गंज में अपनी बहन के घर रहती थी, मेरी बहन के खुशी हुई थी तो मैं वहाँ रही 3-4 दिन में वहाँ पर रही। रहने के बाद ये राशिद जो था गाड़ी पे से आया, गाड़ी पे से आने के बाद ये मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया था कुल्फी वाली, उसमें इन्होंने इनकी गोली मिलाई, वो मैं आइसक्रीम खा के सो गई। फिर ये पीछे वाले रास्ते से आया, इन्हें दूसरे गेट से आके मेरे साथ गंदा बिहेव करा। फिर इन्हें गंदा बिहेव करके इन्हें मेरी वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद जब मैं सुबह में उठी तो मैंने अपने शरीर पे मैं कपड़े नहीं देख पाई, मैं फिर रोने लगी। मेरी बहन ने मुझसे पूछा, मैंने उसको बताया नहीं कि मुझे खुद को नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ है। फिर जब थोड़ी देर के बाद राशिद ने मुझे वीडियो दिखाई थी कि देख मैंने तेरे साथ ये सब कर रखा है, अगर तूने कुछ गलत कदम उठाया तो कुछ भी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और मैं तेरे बाप को भी मार दूंगा। मैं उसकी वजह से मैं खामोश। बढ़ेंगे आगे। रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को सेरसी बड़ासू के पास क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन के अनुसार गुप्तकाशी में तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नागरिक उद्यान विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले को लेकर जल्द ही बैठक बुलाएं और मामले की गहनता से जांच की जाए। मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करें। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद 4 धाम यात्रियों के उत्साह में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, 30 अप्रैल से शुरू हुई इस 4 धाम यात्रा में अभी तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर
कर चुके हैं। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अभी तक 23 लाख का आंकड़ा पार भी हो चुका है और श्रद्धालुओं की यात्रा सरल, सुगम और बेहतर हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है, उनकी यात्रा आसान हो, उनको कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास करें।